नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा सनराइज शिक्षा समूह है, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हमारा पिछला जो कक्षा में बिंदु चल रहा था, पिछली कक्षा में, वो था विशेषण। आज हम विशेषण को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेषण का जो भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, थोड़ी चर्चा में वो भी ले लेते हैं। देखिए, शब्द विचार में विकारी शब्द का तीसरा ही बिंदु विशेषण माना गया है। शब्द विचार जो 4 भागों में विभक्त किए गए थे, उनके बाद में जो विकार के अर्थ पर 2 भाग थे, विकारी शब्द का तीसरा भाग विशेषण के रूप में है। विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताने वाला? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। जो ये तीसरा भाग है, इनसे पहले संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। उन दोनों बिंदुओं की विशेषता बताने वाला यह तीसरा बिंदु हमें विशेषण प्राप्त हुआ। अब विशेषण के और कौन कौन से भाग हमने पढ़े थे? तो विशेषण के कुछ पारिभाषिक शब्द हमने पढ़े थे। अब पारिभाषिक शब्द कौन कौन से थे जो हमने पढ़े थे? वो थे, एक विशेष्य, दूसरा विशेषक और तीसरा पढ़ा था प्रविशेषण। यह हमने जानकारी विशेषण के पारिभाषिक शब्दों से हासिल की थी। अब इसके बाद में क्या पढ़ा? विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार थे? 5 प्रकार। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सर्वनामिक, और एक था व्यक्तिवाचक, जो एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने बताए थे। अब हमने पढ़े कितने थे? 2। कौन कौन से? गुणवाचक पहला पढ़ा था, उसके बाद में हमने संख्यावाचक को पढ़ा था। अब आज हमारी जो चर्चा में रहने वाला है, इसके आगे तीसरा ही बिंदु परिमाणवाचक, उसके बाद में संकेतवाचक या सर्वनामिक, फिर उसके बाद में व्यक्तिवाचक, जो संज्ञा शब्दों से बने विशेषण होते हैं, वे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यह जानकारी हासिल करने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। अवस्था क्या होती है और किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में विशेषण के उद्देश्य और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, यह जानकारी हासिल करते हुए हम आज विशेषण को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो बिंदु है, विशेषण का तीसरा रूप, तीसरा प्रकार, वो है परिमाणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब हमने कल एक बात जो छोड़ी थी कि परिणाम और परिमाण में अंतर क्या होता है। कई बार हम इसको परिणामवाचक विशेषण भी पढ़ लेते हैं, तो वो गलत होता है। परिणामवाचक विशेषण ही गलत होता है, बाकी परिमाणवाचक विशेषण हमेशा सही होता है। अब परिणाम का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिणाम का मतलब तो होता है फल या नतीजा, जिसको आप अंग्रेजी भाषा के अनुसार कहते हो रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। और परिमाण का मतलब क्या होता है? माप तोल या वजन। माप तोल या वजन। अब आप समझ गए होंगे परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे संज्ञा या सर्वनाम जिनके माप तोल और वजन का बोध हो, वे हमेशा परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनमें वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनमें माप तोल का बोध हो,
उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिभाषा तो हमारे सामने निकल करके स्पष्ट तौर से आ गई। अब हम इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। आप ये मत समझना कि इसको पढ़ने के लिए हमें केवल माप तोल की, कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें इन माप तोल के सामान्य तौर तरीके के बारे में भी हमें पता नहीं चलता है। कुछ नई बातें इनके बारे में भी करेंगे, जैसे कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनमें माप तोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण 5 लीटर दूध। अब माप में कौन कौन से आने वाले हैं, तोल में कौन कौन से आने वाले हैं। माप में आता है लीटर, मिलीलीटर। अब तोल में किलो, ग्राम, किलो और ग्राम। अब देखिए इनके बारे में लिखते लिखते हमें कई बार ये नहीं कहा माप तोल। अब इनकी मुख्यतः पहचान क्या होती है। विशेषण हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं। 5 लीटर क्या है, दूध। तो 5 लीटर का महत्व नहीं, महत्व किसका है, दूध का। क्यों महत्व है, क्योंकि ये ही संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द हमें कैसे पता चला ये संज्ञा शब्द है। मैंने पहले भी बताया था, द्रव्यवाचक जो जातिवाचक के अंतर्गत हमने पढ़ी थी, जिनमें तरल पदार्थ दूध का नाम दिया गया और नाम ही संज्ञा है और दूध की विशेषता ही 5 लीटर के रूप में बताई जा रही है, इसीलिए इसको विशेषण के अंतर्गत माना गया है। अब एक तो होती है निश्चित संख्या और एक होती है अनिश्चित। मतलब संख्या का मतलब माप और तोल, गणनीय नहीं, माप और तोल की बात कर रहे हैं। किस प्रकार, मान लो यहां दे दिया जाए कुछ लीटर दूध। अब संज्ञा शब्द दूध तो दे दिया, दूध तो है, लेकिन है कितना वो हमें पता नहीं। तो इनके भी कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। मेरे कहने का मतलब निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये 2 रूप होते हैं। अब इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से बिल्कुल इनको अलग तौर पे ले जाकर के कुछ गहराई में इनके बिंदुओं को समझते हैं। अगर संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण साथ साथ में दे दिए जाए तो हमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत या दुविधा होती है। और अगर हमें आसानी से इन सभी विशेषणों का अध्ययन कर लेते हैं बिल्कुल सरलता पूर्वक, तब हमारे मस्तिष्क में ये स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती। अब साथ साथ में कैसे, मान लो दे दिया कुछ कपड़ा और एक दे दिया कुछ कपड़े। इसमें और इनमें दोनों में कौन सा विशेषण है, तब हमें इनके बारे में पहचान इनसे ज्यादा गहराई में प्रश्न नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही गहरा है। मानो तो किस प्रकार से, इन प्रश्न में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिनका उत्तर बहुत ही कठिन होता है। कैसे, मान लो दे दिया कुछ कपड़ा और कुछ कपड़े, इन दोनों में कौन सा विशेषण है, तब हमें विशेषण की पहचान करनी होती है। तब हमें पता होता है कपड़ा किस में मापते हैं, माप में, मीटर में मापते हैं। और मीटर किस में होता है, मान लो
माप में लीटर, मिलीलीटर, मीटर, ये सब किस में आते हैं? माप में ही सेंटीमीटर, ये सब माप में ही आते हैं, माप तोल में ही आते हैं, और माप में ही कपड़ा मापा जाता है, इसलिए ये कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। लेकिन इनको परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप नहीं ले जा सकते। कैसे? कि कुछ कपड़ा, तो ये तो है परिमाण, कि हमें पता नहीं है कुछ कपड़ा कितना कपड़ा है, मतलब कपड़ा तो एक ही है लेकिन है कितना वो हमें पता नहीं। इनकी जो मापने की जो मापन इकाई है उनके माध्यम से हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दे दिया कुछ कपड़े, तो कपड़े हो गए बहुवचन। जो बहुवचन होते हैं जो संख्या के अंतर्गत आते हैं और संख्या में गिनते हैं, तो गिन के बताने कुछ कितने हैं, है तो सही लेकिन है कितने, तो कुछ कपड़े संख्यावाचक में आ जाएंगे अनिश्चित। इनसे ज्यादा गहरा नहीं आ सकता, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। मानो किस प्रकार से, और एक प्रश्न लेते हैं, देखिए। थोड़ा कपड़ा, थोड़े कपड़े। अब थोड़ा कपड़ा मतलब हमें पता नहीं कितना है, तो थोड़ा, लेकिन उसको माप करके बताना होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। थोड़े कपड़े मतलब गणनीय है, जिन्हें गिना जा सकता है। जो गणनीय होते हैं वो तो हमेशा संख्यावाची होते हैं, और जो अगणनीय होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, माप तोल के अनुरूप बताया जाता है, वे हमेशा परिमाणवाचक होते हैं। यही दोनों में अंतर है। इनके बाद में आगे वाला हम पढ़ेंगे चौथा, संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। चलो उनके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे प्रकार, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में, जिन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जिन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये इन सभी के उपनाम हैं। पहले इनके बारे में, इनका अर्थ, इनका मतलब समझते हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा करना, किसी वस्तु या किसी संज्ञा शब्द की ओर अपना इशारा करके अपना ध्यान आकर्षित करवाना, ध्यान केंद्रित करवाना, संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से। सार्वनामिक क्या होता है? सर्वनाम शब्दों के माध्यम से जो सर्वनाम प्रयुक्त होंगे संज्ञा की ओर, मतलब इशारा करवाने के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होंगे, वह सर्वनाम शब्द। सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, तो सर्वनाम शब्दों के बारे में आपको बिल्कुल बखूबी रूप से पता है कि सर्वनाम क्या होते हैं। वो भी मैं थोड़ा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अब इनकी परिभाषा क्या कहती है? वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो और संज्ञा शब्द की ओर, संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हो, संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हो। सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। किस प्रकार से? एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तब हमें समझ में आएगा। ये कंसेप्ट वैसे माने तो बहुत गहरा है, इसको समझने के लिए अपने ध्यान को, मनोयोग को बिल्कुल एकाग्रत करके आपको ध्यान देना होगा। किस प्रकार से? मानो एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो हमें क्या कह रहा है? यह पेन मेरा है। अब मैंने जब सर्वनाम पढ़ाए थे उस समय ऐसे उदाहरणों के माध्यम से आपको विशेषण का भी बताया था
सर्वनाम का भी बताया था, उसमें 2 सर्वनामों का अलग अलग आपको रूप देकर के बताया था। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि यह पेन मेरा है, तो इसमें इस विशेषण में सर्वनामिक किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यह, ये, वह, वे, वो इत्यादि। ये सर्वनामिक शब्द जो आप पढ़ चुके हो, इन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आप पहचान नहीं कर पा सकते। क्यों? क्योंकि यह उदाहरण दिया हुआ है, इनके समान ही एक उदाहरण देते हैं, यह मेरा पेन है। अब बात वही है, पेन ही है, मेरा ही है, यही है। और इसमें भी यह है, पेन है, मेरा है और है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये सर्वनाम है? इनकी पहचान करना थोड़ा हमारे लिए दुविधापूर्ण है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। जब हम इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाएंगे तब हमारे लिए यह कठिन नहीं होगा। किस प्रकार से यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, तो समझिए, अगर एक ही उदाहरण के माध्यम से, एक ही बात के माध्यम से आपका पूरा भ्रम दूर कर देता हूं कि अगर सर्वनाम शब्द, यह है सर्वनाम, यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द दिया हुआ हो, संज्ञा शब्द दिया हुआ हो, तो वह वाक्य गलत या उस वाक्य में आदिपत हो जाता है, उस वाक्य में फेरबदल हो जाता है। आदिपत का मतलब होता है फेरबदल, उलट फेर। उस वाक्य में उलट फेर हो जाता है, क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा एक ही स्थान पर आगे पीछे कभी प्रयुक्त नहीं होते, आगे पीछे कभी प्रयुक्त नहीं होते, और प्रयुक्त होते हैं तो वह किस में चला जाता है? विशेषण में चला जाता है, विशेषता बताने लग जाता है। और विशेषण क्या? यह पेन की ओर संकेत कर रहा है, इशारे के माध्यम से बता रहा है। सर्वनाम शब्द दिया हुआ है और ये संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, मतलब एक संकेत के माध्यम से बता रहा हूं यह पेन मेरा है, एक संकेत के माध्यम से बता रहा है। अब इसमें बात समझें तो इसका कुछ नहीं है कि अगर सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द दिया हुआ है तो उनमें आदिपत हो जाता, उलट फेर हो जाता, जिनकी वजह से वह विशेषण के अंतर्गत चला जाता है और उसे विशेषण कहा जाता है। और यह संकेतवाचक या सर्वनामी, क्यों सर्वनाम भी दिया है, संकेत भी कर रहा है, इसलिए इसको संकेतिक और सर्वनामी विशेषण कहते हैं। अब इसका क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यह, इसमें भी सर्वनाम दिया है, पेन संज्ञा शब्द है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक सार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिन्हें वाक्य में, इस शब्द को वाक्य में, अगर वाक्य में शब्दों को कहा जाए तो किस नाम से मानेंगे? पद। क्या कहते हैं? पद। अगर पूछ लिया जाए पद किसे कहते हैं, वाक्य में सार्थक शब्दों का उपयोग किया जाता, वही शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब देखिए, पेन संज्ञा है और संज्ञा और सर्वनाम के बीच में एक सार्थक पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सर्वनाम कहलाता है। क्यों सर्वनाम में क्यों गया, यह विशेषण में नहीं गया? क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या नहीं दी हुई है? संज्ञा नहीं दी हुई है, बीच में एक पद का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह सर्वनाम के अंतर्गत माना गया। अब यह सांकेतिक विशेषण आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पांचवा अंतिम रूप व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में, जो संज्ञा शब्दों से बना हुआ है। अब बात करते हैं पांचवा प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण का। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? जैसे कि आपने पढ़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है निश्चित नाम। अब हम उसी रूप में पढ़ेंगे, निश्चित नाम। जैसे कि मैंने बताया, मान लो अजमेर है जो हमारा जिला है, निश्चित है। मान लो किसी शहर का आगरा, ताजमहल, ये जोधपुर, निश्चित नाम है। उन्हीं निश्चित नामों के आधार पे किस प्रकार से वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिसमें प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का
नए शब्दों का उद्गम या निर्माण होता है, निर्माण होता है, वे अपने ही रूप बदल करके विशेषण में चले जाते हैं और क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। किस प्रकार से? मानो हम अपने ही शहर जोधपुर की बात करें, जोधपुर, फिर हमारी राजधानी जयपुर की बात करें, जयपुर, फिर अपने राज्य की बात करें, राजस्थान, फिर अपने देश भारत की बात करें तो भारत, और भी मान लो बीकानेर, फिर ले लो अपने धर्म की बात करें, धर्म, फिर अपने समाज की बात करें, समाज। अब इन उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरण तो समझने के लिए एक ही काफी होता है, लेकिन ये अपने आप खुद अपने स्तर पे लेके कर सकते हो। कैसे? मान लो ये जोधपुर है, इसमें ई पढ़ते लगा लिया, जोधपुरी, जयपुरी, राजस्थानी, भारतीय। अब देखिए इनमें, इन शब्दों में, ये संज्ञा शब्द है, इन संज्ञा शब्दों में अब ये अपना रूप बदल लिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या लगा दिया? इनमें पढ़ते लगा दिया, तो इनका रूप बदल गया। अब इनके पीछे क्या जोड़ना है? संज्ञा शब्द जोड़ना है। मान लो लोग शब्द जोड़ लिया हमने, लोग शब्द जोड़ लिया, जयपुरी लोग, जोधपुरी लोग, जयपुरी लोग, राजस्थानी लोग। अब लोगों की ये जोधपुरी, जयपुरी क्या बताने लग गई? विशेषता बताने लग गई। इसीलिए संज्ञा शब्दों में पढ़ते जोड़कर नए शब्द का निर्माण करके व्यक्तिवाचक विशेषण को प्रयुक्त किया जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण बनाया जाता है। जैसे कि धार्मिक, सामाजिक, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जुतियां या जोधपुरी सापे, अलग अलग रूपों में इनका आप विवरण लिख सकते हो। अलग अलग किसी प्रकार संज्ञा शब्दों से इन पढ़ते जोड़ करके इनमें आप विशेषण का निर्माण कर सकते हो। अब हम बात करेंगे विशेषण की अवस्था के बारे में। अवस्था का मतलब क्या होता है और विशेषण की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, अब इनके बारे में विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तो बात करते हैं विशेषण की अवस्था के बारे में। विशेषण की अवस्था, अब हमारा बिंदु है विशेषण की अवस्था। अब विशेषण का तो आपको पता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। अवस्था क्या होता है? अवस्था का मतलब होता है इनकी जगह पे क्या करना? तुलना करना। क्या करना? तुलना। अपनी स्थिति, अपनी जगह पे क्या करवाना? तुलना करवाना। अब किससे तुलना करवाना? एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से क्या करवाना? तुलना करवाना। ये संज्ञा सर्वनाम है और यहां भी संज्ञा और सर्वनाम है, इन दोनों की आपस में बीच में क्या करवाना? तुलना करवाना। यह अवस्था के अंतर्गत आता है। अब तुलना कितने रूपों में होती है? तो 3 रूपों में तुलना होती है। वह 3 रूप कौन कौन से हैं? कितने रूपों में? 3 रूपों में। ध्यान रखना, कितने रूपों में? 3 रूपों में। अब 3 रूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल अवस्था, जिन्हें आप मूलावस्था कह सकते हैं। मूलावस्था यह दीर्घ संधि मानी जाती है। मूल योग अवस्था, मूलावस्था। अब मूलावस्था जो मूल रूप में संज्ञा या सर्वनाम दिए हुए होते हैं, वह मूलावस्था, सॉरी विशेषण दिए हुए होते हैं, वह मूलावस्था के अंतर्गत आते हैं। कैसे? वो भी उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। लेकिन दूसरा रूप लेते हैं मूल के बाद में उत्तरावस्था। यह भी दीर्घ संधि ही मानी जाती है। उत्तर योग अवस्था, उत्तर धन अवस्था। तीसरी है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था। अब देखिए ये भी दीर्घ संधि का, ये उत्तम धन अवस्था। अब देखो संधि तो केवल पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके योग के माध्यम से मैं आपको केवल आपका ध्यान वहां तक ले जाना चाहता हूं कि नहीं देखी तो आप देख सकते हो। मेरे कहने का मतलब मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था, ये 3 अवस्थाएं 3 रूपों में हम तुलना करवाएंगे संज्ञा सर्वनाम शब्दों की आपस में। कैसे करवाएंगे? सबसे पहला ही बिंदु लेते हैं मूलावस्था। मूलावस्था कहती हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी संज्ञा सर्वनाम से कोई तुलना नहीं होती। इसमें किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की तुलना नहीं होती। यह केवल अपने स्तर पर अपनी मूल अवस्था के रूप में अकेले ही रहते हैं।
रमेश कक्षा में उच्च है। रमेश कक्षा में उच्च है, उच्च का मतलब होता बड़ा। रमेश कक्षा में क्या है? उच्च है, मतलब बड़ा है। अब देखिए और भी उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, लेकिन मान लो अच्छा है, होशियार है, आप कुछ भी ले लो। अब देखिए विशेषण शब्द की अवस्था का दूसरा रूप लेते हैं। मूलावस्था का मतलब होता है मूल, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं हुई है, केवल रमेश की ही बात की जा रही है। बाकी होशियार भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, ये अकेला बंदा है, वो अपनी ही बात बता रहा है, अपने गुरुजी इनके बारे में ही चर्चा कर रहा है कि रमेश कक्षा में उच्च है। बाकी किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, दूसरे कैसे है कैसे नहीं है उनके बारे में कोई बखान नहीं हो रहा। बात करते हैं उत्तरावस्था की। मूलावस्था के बाद में उत्तरावस्था। अवस्था के आधार पे मूलावस्था की बात कर ली। जिस प्रकार मूलावस्था में केवल किसी के साथ में तुलना नहीं होती है, यह अपनी अवस्था में स्थिर रूप से अपनी जगह पे वैसे ही बना रहता है जैसे मूल अवस्था में कोई शब्द लिखा जाता है। जैसे कि रमेश कक्षा में उच्च है, रमेश अपनी कक्षा में उच्च है मतलब बड़ा है। लेकिन बात यह बनती है कि रमेश की किसी के साथ में कोई तुलना नहीं हो रही है, दूसरे इनसे उच्च भी हो सकते हैं, इनसे कम भी हो सकते हैं, लेकिन बात केवल रमेश की कर रहे हैं, रमेश अपनी जगह पे उच्च है। अब बात करते हैं दूसरा ही बिंदु उत्तरावस्था की। उत्तरावस्था क्या कहती है? उत्तरावस्था में परस्पर दो के बीच में, परस्पर दो के बीच में तुलना होती है, दो के बीच में तुलना होती है। किस प्रकार? जैसे कि रमेश से राकेश कक्षा में उच्च है। अब दो के बीच में तुलना हो रही है, बाकी दूसरों से कोई मतलब नहीं। मानो एक नंबर पे एक अकेला ही तुलना के रूप में आप ऐसे भी याद कर सकते हो। दो का मतलब आपस में दो के बीच में तुलना। इनके दो नियम बनते हैं, इनको दो नियमों से आप लिख सकते हो। या तो से पद लगता है, या तो से पद लगता है। से पद का मतलब क्या होता है? दो में तुलना होती है, जैसे कि पद का मतलब से पद प्रयुक्त होता है। से पद किसे कहते हैं या पद किसे कहते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था, पद का मतलब होता है कि वाक्य बनाते हैं, उसमें कर्ता कर्म क्रिया सभी होते हैं, लेकिन वाक्य में उपयुक्त सार्थक शब्द होता है, उसी शब्द को पद कहा जाता है। अब पद में से पद का तुलना के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से ये उदाहरण ही लेते हैं, रमेश से राकेश उच्च है। रमेश से राकेश उच्च है। दो संज्ञा शब्दों के बीच में तुलना हो रही है तो से प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ये एक में ही थी तो अपनी जगह पे उच्च है। दूसरा नियम क्या कहता है? इसमें तर लगा हुआ है तो तर प्रत्यय लगा करके भी इसमें हम तुलना करवा सकते हैं। राकेश रमेश से उच्चतर है, राकेश रमेश से उच्चतर है, तर प्रत्यय लगाकर भी इसको आप कर सकते हो, या फिर तर प्रत्यय प्रयुक्त कर सकते हो। अब दो तो आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं तीसरी उत्तमा अवस्था की। उत्तमा अवस्था, अब देखिए उत्तमा अवस्था में क्या होता है? उत्तमा अवस्था में एक नंबर पे किसी से कोई तुलना नहीं, दो नंबर पे दो की आपस में तुलना जो उत्तरावस्था में थी। उत्तमा अवस्था सभी से तुलना, जितने संज्ञा शब्द होंगे सभी से तुलना होगी। कैसे होगी? कि मान लो इनकी पहचान हमें किस प्रकार से होगी? अवस्था के आधार पर जिस प्रकार हम तुलना करेंगे, तुलना में तो इनमें या तो सब से पद का उपयोग किया जाएगा कि राकेश सबसे उच्चतर है, राकेश सबसे उच्च है, तर लगाते ही वो मतलब उच्चतर अवस्था बन जाएगी। दूसरी अवस्था थी लेकिन राकेश सबसे उच्च है तो सबसे पद का प्रयोग किया जाएगा, या फिर तम प्रत्यय लगा दिया जाएगा। इसमें क्या है?
तम है, तो तम प्रत्यय लगा करके भी इसको आप उत्तमावस्था के रूप में प्रयुक्त कर सकते हो। कैसे? मानो राकेश सबसे उच्चतम है, तो तम प्रत्यय लगा करके भी कर सकते हो। अनेकों इस प्रकार के, मानो उच्च, मूल, अच्छा, तो अच्छा का क्या होगा? अच्छा में से अच्छा, सबसे अच्छा, इसमें तर या तम नहीं लगेगा। यह सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि राकेश अच्छा है, राकेश से मोहन अच्छा है, राकेश सबसे अच्छा है, इसमें अच्छा ही होगा। लेकिन केवल इस पदों का प्रयोग करना होगा, तो यह पहचान आपको करनी होगी शब्दों के हिसाब से तोल करके कि किस प्रकार से होगा। अब ये थी विशेषण की अवस्थाएं जो आपके समक्ष पेश की, आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं विधेय और उद्देश्य विशेषण की। ये क्या होते हैं? अब थोड़ी इनके बारे में विस्तार से जानकारी अर्जित करते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य और विधेय विशेषण की। उद्देश्य और विधेय विशेषण क्या होते हैं? तो देखिए, हम जब वाक्य का निर्माण करते हैं, जब वाक्य बनाते हैं, तो उसी वाक्य में से हमें उद्देश्य और विधेय विशेषण की पहचान करनी होती है। इसमें से उद्देश्य कौन सा है और विधेय विशेषण कौन सा है। तो जब वाक्य का निर्माण करते हैं तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता प्रयुक्त होता है, उसके बाद में कर्म प्रयुक्त होता है, फिर क्रिया प्रयुक्त होती है। इन तीनों से वाक्य का निर्माण होता है। यह आप भलीभांति अच्छी प्रकार से जानते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया दी हुई होती है जिनसे वाक्य का निर्माण होता है। अब वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है, कर्म और क्रिया विधेय कहलाती है। कैसे? वो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मानो बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। बुद्धिमान बालक है, वो धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। बुद्धिमान बालक क्या करता है? धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। इसमें बुद्धिमान क्या है? इस बालक की विशेषता। बुद्धिमान क्या है? इस बालक की विशेषता। तो यह क्या है? विशेषण है। विशेषता संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, ये मान लो संज्ञा है। इस संज्ञा शब्द की बुद्धिमान क्या बता रहा? विशेषता बता रहा है। ये तो विशेषण में प्रयुक्त तो हो गया। अब ये क्या है? ये मान लो करता है। काम कौन कर रहा है इसमें? ये बालक ही करता है, यही कार्य कर रहा है, बालक ही करता है वाक्य में। तो कर्ता क्या कहलाता है? मैंने पहले भी बताया, उद्देश्य लेकर के कौन निकलता है? कर्ता ही, कि मुझे ये करना है, कर्ता ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ये बात आप समझ गए। फिर शब्द दिया हुआ है धार्मिक। तो धार्मिक क्या है? इस पुस्तक की विशेषता बता रहा, पुस्तक कौन सी पढ़ रहा है? धार्मिक। तो धार्मिक भी विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पुस्तक की विशेषता धार्मिक है, तो यह भी विशेषण है। पुस्तक क्या है? कर्म। वो कौन सा कर्म कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो कर्म है, वो कार्य है। और पढ़ना क्या है? क्रिया। तो ये कर्म और क्रिया दोनों क्या है? विधेय। क्या है? विधेय। उद्देश्य, कर्ता, विधेय, कर्म और क्रिया। अब आप समझ गए होंगे उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। इसी अनुरूप हमारे विशेषण जो विकारी शब्दों का तीसरा रूप था वो यही समाप्त होता है। यही इनका पूरा हमने अध्ययन कर लिया। आगे का हमारा जो बिंदु वार्ता में होगा वे होगा क्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्रिया के बारे में हम विस्तार से जानकारी अर्जित करेंगे। आप सभी दोस्तों का यही प्रेम, यही समय हमेशा बना रहे। इसी शिक्षा समूह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।